देवी शक्ति के तहत भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूपों के आगमन पर सिख समुदाय में खुशी की लहर। देश के विभिन्न गुरुद्वारों में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी के प्रति जताया आभार। अफगान नागरिक केवल ई वीजा के जरिए ही कर सकेंगे भारत की यात्रा। अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए लिया गया फैसला। भारत की यात्रा करने के इच्छुक अफगान नागरिक वेबसाइट पर ई वीजा के लिए कर सकते हैं आवेदन। तालिबान अफगानिस्तान के नागरिकों को देश से बाहर जाने की नहीं देगा अनुमति। काबुल हवाई अड्डे पर इकट्ठा हुए नागरिकों को वापस लौटने का दिया निर्देश। तालिबान ने अफगानिस्तान से वापसी की अमरीकी समय सीमा को बढ़ाने से किया इंकार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अपनी फौज की निकासी की तय समय सीमा को बढ़ाने से किया इंकार। कहा, संकटग्रस्त क्षेत्र से अपने नागरिकों और पीड़ित अफगानों को भी निकालेंगे बाहर। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस से पहले सभी स्कूली शिक्षकों को प्राथमिकता देकर वैक्सीन लगाने का करें प्रयास। कहा, इस महीने हर राज्य को वैक्सीन अतिरिक्त 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज कराई जा रही है उपलब्ध। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 59 करोड़ 55 लाख टीके लगाए गए। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला आज से लीड्स में होगा शुरू। श्रृंखला में अब तक भारत को है 1-0 की बढ़त। और आइए सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने घोषणा की है कि वह अब अफगानिस्तान के नागरिकों को देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं देगा। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि विदेशी नागरिक हवाई अड्डे तक जा सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए काबुल हवाई अड्डे जाने वाली सड़क बंद कर दी गई है। मुजाहिद ने कहा कि इन दिनों बड़ी संख्या में अफगान नागरिक काबुल हवाई अड्डे पर एकत्रित हो रहे हैं। उन्होंने ऐसे लोगों को वापस अपने घरों को लौटने का निर्देश दिया और कहा कि उन्हें तालिबान की ओर से किसी प्रकार की हिंसा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसने कहा कि अफगानिस्तान के डॉक्टर और शैक्षणिक समुदाय के लोग अपने विशेष क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं, वे अपना देश न छोड़ें। इस बीच तालिबान ने अफगानिस्तान से वापसी की अमरीकी समय सीमा को बढ़ाने से इंकार कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हम 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। G7 नेताओं की बैठक के तुरंत बाद व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने यह पुष्टि की कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी और सहयोगी अफगान नागरिकों की निकासी के लिए तय समय 31 अगस्त की समय सीमा को नहीं बढ़ाने का फैसला किया है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब तालिबान सहयोग करे और जो लोग एयरपोर्ट पहुंचना चाहते हैं उन्हें न रोका जाए और अमेरिकी ऑपरेशन में किसी तरह की रुकावट पैदा न की जाए। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालातों के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के मुताबिक अफगान नागरिक अब केवल ई वीजा पर ही भारत की यात्रा कर सकेंगे। इस आदेश के जरिए ई आपातकालीन एक्स विविध वीजा की शुरुआत करके वीजा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की कोशिश की गई है। दरअसल ये फैसला उन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जिनमें दावा किया गया था कि कुछ अफगान नागरिकों के पासपोर्ट खो गए हैं। ऐसे में जो अफगान नागरिक फिलहाल भारत में नहीं हैं, उनके पहले जारी किए गए वीजा तत्काल प्रभाव से अमान्य हो गए हैं। भारत की यात्रा करने के इच्छुक अफगान नागरिक www.indianvisvisonline.gov.in पर ई वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देश भर के सिख समुदाय में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अफगानिस्तान से सुरक्षित वापस आने पर खुश हैं, जहां एक और जम्मू के सिख समुदाय ने पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को अफगानिस्तान से सुरक्षित वापस लाने के सरकार के प्रयासों की सराहना की।
तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के सिखों ने गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूपों सहित सिखों को सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। राजस्थान के सिख समुदाय ने भी खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूप काबुल से लाए गए हैं, जिन्हें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी सिर पर रखकर पूरे सम्मान के साथ दिल्ली हवाई अड्डे पर ग्रहण किया था। बहुत ही दुखद घटना है जो अफगानिस्तान में हुई है, लेकिन वहाँ से जैसे सरकार ने गुरु ग्रंथ साहिब जी को और बाकी जो यहाँ पर लाए हिंदुस्तान में, उसको हम बड़ा वेलकम करते हैं और ये सरकार का एक वेलकम स्टेप है। हम इसकी बहुत ही सराहना करते हैं, तो हम इसको अच्छी तरह से देखते हैं कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ जो सरकार ने हमारे लिए की है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हमारे 3 गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप जो कि वहाँ से तालिबान से हमारे सिख भाई लेके आए और यहाँ हमारे आदरणीय पुरी जी केंद्रीय मंत्री उनके आगमन में और जिस तरह उनको पावन स्वरूप को और गुरुद्वारों में ले जाके जो उनकी सेवा की विराजमान कराया गया, हम इनके बहुत ऋणी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने सिद्ध कर दिया जो हमारी कौम का, हमारे गुरुओं का असूल है, मानस की जात सब एक पहचान। वो इतना बड़ा ग्रेट आदमी, हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ईश्वर करे उनकी लंबी आयु। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ साहिब यहाँ पर सुरक्षित लाई गई, इसके लिए मैं मोदी सरकार व उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सिखों की व हिंदुस्तान की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया, जबकि वहाँ हालात इतने बुरे थे, इतने संघर्ष वाले थे, इतने भयंकर हालातों में भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ साहिब को यहाँ लाने पर मैं पूरी तरह से मोदी सरकार व उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा और वे आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसी ही भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे। हिमाचल प्रदेश के ऊना के प्रसिद्ध गुरुद्वारा बाबा विभाग सिंह जी के संत बाबा स्वरनजीत सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूपों को सकुशल भारत लाए जाने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से सभी कौमों के लिए काम कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है। बहुत अच्छा नज़रिया, बहुत अच्छी सोच और बहुत वक्त पे जाके उन स्वरूपों को बड़े ही अदब सत्कार से लेके हिंदुस्तान में आके उनको एक प्रॉपर तरीके से विराजमान करना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं मोदी साहब प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और बाहर जितने भी लोग हमारे श्रद्धालु लाखों लोग रहते हैं, उनकी ओर से मैं मुबारक पेश करता हूं कि ये आपका जो आपने काम कर दिखाया है, उसके लिए कितनी भी बात कह सकें वो भी कम है। हर छोटे छोटे कॉर्नर पे पहुंच के जो आप सोच आपकी है उसके मुताबिक हर कौम को पूरे इज्जत मान से देख रहे हो, बहुत बड़ी बात है। और पूरे देश में ही कल 3 स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब के जब अफगानिस्तान से वापस आए, देश भर के सिख समुदाय में एक तरह से एक विश्वास बढ़ा, साथ ही साथ भावुक भी हुए बहुत लोग। जिस तरह से अफगानिस्तान से निकलकर तमाम अफगान सिख भी पहुंचे हैं भारत। हमारे साथ 2 हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। श्याम सुंदर जुड़ रहे हैं हैदराबाद से, नंदिनी मित्तल जुड़ रही हैं शिमला से, जो उस तस्वीर को सामने हमारे रखेंगे जो देश में उत्साह विश्वास दिखाई दिया है। कल जिस तरह से श्री गुरु ग्रंथ साहिब भारत पहुंचे हैं, जिस सम्मान के साथ, जिस श्रद्धा सम्मान के साथ। श्याम सुंदर हमारे साथ है। श्याम सुंदर, आप इस समय हैदराबाद में हैं, जानना चाहेंगे वहां पर इस समय आप गुरुद्वारे में हैं, क्या कहना है लोगों का, किस तरह से लोगों में एक नया उत्साह, एक नया विश्वास जगा है? मैडम, ये संक्लिष्ट परिस्थितियों में भी, नाजुक परिस्थितियों में प्रधान मोदी जी ने इतने प्रयास करके गुरु ग्रंथ को काबुल से हिंदुस्तान लाए, ये बहुत बड़ी बात है। इससे पूरे सिख समाज के अलावा पूरे हिंदुस्तान वाले भी उनके धन्यवाद कर रहे हैं। हमारे साथ आए अभी सिख समाज के हैं, सिख समाज वाले को बात करते हुए उनसे पूछेंगे, सर कैसा फील हो रहा है आप गुरु ग्रंथ को वहां से काबुल से हिंदुस्तान लाने के? आज जो अफगानिस्तान में स्थिति है, हम अति धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिसने इस स्थिति में कई भारतीयों को काबुल से हिंदुस्तान लाया, उनकी सेफ्टी देखिए। बल्कि हमारे सिख कौम के लिए गुरु ग्रंथ साहिब जी
जो इसके बड़े और कोई ग्रंथ नहीं। हम 10 गुरुओं के बाद गुरु ग्रंथ साहब जी को ही मानते हैं। उनकी सेफ्टी देखते हुए, उनको मान मर्यादा देखते हुए काबुल से हैदराबाद लाए। हमारे सिख सोसाइटी हैदराबाद से करना, बल्कि पूरे विश्व की सिख सोसाइटी श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करती है, जिन्होंने उधर से बल्कि इंसानों को भी मदद की है, हिंदुस्तानियों को भी मदद की है, बल्कि हमारे सिख कौम की तो सबसे ज़्यादा मदद की है, जो गुरु ग्रंथ साहब जी के उधर हैदराबाद हिंदुस्तान में सेफ्टी लेके आए हैं। हम अति धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का। आप संतोष कैसा प्रकट करते हैं सर? जी, पहले तो मैं श्री नरेंद्र मोदी जी का, श्री हरदीप सिंह पुरी जी का तहे दिल तो धन्यवाद करता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट जी का, जिन्होंने इस दुख की घड़ी में, इस बड़े संकट के दौर में जो सिख समुदाय, हिंदू समुदाय सबकी मदद की है। मैं उनका तहे दिल तो धन्यवाद करता हूँ। आप बताइए, आपका संतोष कैसा प्रकट कर रहे हैं? आज पूरे देश में सिख कम्युनिटी के लिए गर्व का विषय है, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी को जो सेफली हिंदुस्तान से लेकर आए। ऐसा लगता है गुरु महाराज की सीधा आशीर्वाद है हमारे हिंदुस्तान पर, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी को आज हिंदुस्तान लेकर आया गया है, इतनी कठिन परिस्थितियों में भी। इतने नाजुक परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में जो मोदी साहब ने किया, पूरे सिख समाज में उनका धन्यवाद अदा कर रहे हैं। उनके अलावा पूरे हिंदुस्तान भी नरेंद्र मोदी का धन्यवाद कर रहे हैं। मैडम जी, श्याम सुंदर जी, हमने देखा कि वक्त वक्त पे दुनिया में कई जगह इस तरह की आवाज उठी और देश की मंशा पर, भारत की मंशा पर कई सवाल खड़े किए गए। ये पूरा अफगानिस्तान का संकट, और उस संकट में तकरीबन 626 लोगों को वहां से निकाला गया है अभी तक, जिनमें से 228 भारतीय हैं और 77 अफगान सिख इसमें शामिल हैं। किस तरह का संदेश गया है, आप बताएं इस पर, या फिर आपके साथ जो लोग हैं अगर उनसे आप ये जानना चाहें कि जिस तरह की मंशा पे शक किया जाता रहा है भारत की, उसमें इस संकट से बाहर निकालने पर अब क्या संदेश जाता है उन ताकतों, उन लोगों को? मैडम अभी मैं इसके अलावा जितने भी सिख है, सिख समाज के अलावा पूरे मतलब अफगानी कौम को भी जो निमंत्रण दिया मोदी जी ने, उसके धन्यवाद अदा कर रहे हैं। आप बताइए सब, पूरे सिख के अलावा पूरे मुल्क में जितने मोदी साहब ने बुला रहे हैं, उनको कैसा आप प्रकट करते हैं संतोष? मैं पहले तो श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस परिस्थिति में हमारे पवित्र ग्रंथ साहिब जी को वहां से यहां पर स्पेशल इंतज़ाम करके सुरक्षित लाया है। और बाकी सिख भाई, हिंदू भाई और अफगानिस्तान जिन्होंने वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, उनको सबको यहां पर सही लेकर आके पहुंचाया है और अपने यहां पर रहने की सुविधाएं प्राप्त दी हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं मोदी जी का। आप कैसा संतोष प्रकट करते हैं सब उनके, मतलब सिख समाज के अलावा पूरे मतलब मुल्क के जितने भी समाज के, मुस्लिम होंगे हो, जो हिंदू होंगे, पूरों को जो मोदी साहब ने मेहनत करके बुला रहे, उनके कैसा संतोष प्रकट करते हैं? जी, पहले तो मैं जो ये भारत के ऊपर और ये जो विवाद चल रहा था, ये मुद्दे चल रखते हुए सारी जो कहनात यानी कि दहल गई इस चीज़ से, और जो हिंदुस्तान में जो शरणित आर्य हैं और ये सिख रिलीजन को भी जो मोदी जी ने हेल्प की है, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को भी जो बहुत सत्कार के साथ, बहुत एक, क्योंकि सारे जो परमंड है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, उन्होंने बहुत अच्छा सत्कार किया है। और सारा सिख पंथ जो है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है, जो कि इंसानियत के तौर पे उन्होंने जो ये सोचते हुए सारे जगत को, ऐसा नहीं कि हिंदू है, ये मुस्लिम है या कोई है, सारे जगत को एकदम बहुत ही उनका हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद करता है सिख समाज उनके लिए। और ये तेलंगाना, हैदराबाद की सारी संगत भी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। आप कैसा संतोष प्रकट करते हैं, बोलिए सर। मैं सर्वप्रथम जो हमारे पवित्र ग्रंथ साहब जी को हिंदुस्तान में लेके आए हैं, मैं श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। पूरा सिख समाज उनका हमेशा ऋणी रहेगा, और क्योंकि सिखों का सबसे बड़ा पवित्र धर्म जो है वो गुरु ग्रंथ साहब जी है, उनको सुरक्षित भारत में लेके आए हैं। हमारा पूरा सिख समाज आज बहुत खुशी है, हर्षोल्लास का आज जो है माहौल है पूरे भारतवर्ष में। और हैदराबाद में विशेष तौर से अफजलगंज गुरुद्वारा साहिब में जो हमारे पूरे सिख भाई लोग हैं, ये उनका सब आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।
आप बताइए सर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जी हम लोग बहुत धन्यवाद है नरेंद्र मोदी जी का, धन्यवाद। जितने भी है सिख समाज के यहाँ पर पूरा संतोष प्रकट कर रहे हैं मैडम। सिख समाज के अलावा जितने भी वर्ल्ड में है वो दूसरे कौम वालों को भी, दूसरे समाज वालों को भी जो नरेंद्र मोदी जी ने निमंत्रण दिया है आने के लिए, उनके पूरे संतोष प्रकट कर रहे हैं मैडम। जी श्याम सुंदर जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ शिमला से नंदिनी भी जुड़ गई हैं। नंदिनी, आपने भी सुना होगा जिस तरह से श्याम सुंदर ने बात की, गुरुद्वारे में जो लोग मौजूद हैं सिख समुदाय के, वो लगातार ये कह रहे हैं कि अपना संतोष व्यक्त कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जिस तरह से वहां से अफगान सिख भारत लौटे हैं, भारतीय नागरिक लौटे हैं, साथ ही साथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब को जिस सम्मान के साथ वापस लेके आया गया है। नंदिनी, क्या आपको लगता है कि भारत की मंशा पे वक्त वक्त पे सवाल उठाता रहा है एक खास समुदाय, क्या आपको लगता है ये संदेश उनको भी है? बिल्कुल, ये संदेश उनको भी है। और इस समय हम अगर बात करें तो शिमला के गुरुद्वारे में है, प्रमुख गुरुद्वारा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब को भारत सरकार ने लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि हमारे गुरु ग्रंथ लेके आए, जो सिख बहन भाई हैं उनको लेके आए, बहुत अच्छा काम किया। कुछ लोग अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने का भी प्रयास किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुख हो रहा है जो वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो वहाँ पर लोग फंसे हुए हैं वो जल्दी से वापस आ जाएं, क्योंकि उनके भी परिवार हैं। बहुत दुख होता है ये सब जानकर, और हमारे सिख समुदाय के लोग भी वहाँ फंसे हुए हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा परमात्मा से वो जल्दी वापस आ जाएं, और जितने भी लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं वो वापस जल्दी से आ जाएं। और जो प्रयास किया जा रहा है लगातार भारत सरकार द्वारा कि उन लोगों को निकाल कर लेकर आए, हम अगर बात करें तो गुरु ग्रंथ साहब की 3 प्रतियां यहाँ लेकर आई गई हैं, क्या कहेंगे? गुरु ग्रंथ साहब जी के जो स्वरूप आ रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, और जो भारत सरकार का प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय है। हम चाहते हैं कि उनका प्रयास सफल हो जाए, और उनका प्रयास सफल हो जाए और वो वापस जल्दी से पहुंच जाए गुरु ग्रंथ साहब जी के स्वरूप। बिल्कुल, आपने देखा कि जो है समुदाय, सिख समुदाय खास करके अगर बात किए तो वो लगातार स्वागत कर रहा है। हमने जितने भी लोगों से यहाँ बात की पूरे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगह पर, उन सब ने जो मोदी सरकार का ये प्रयास है कि न केवल वहाँ पर फंसे हुए भारतीय वापस आएं, बल्कि सिख समुदाय के लोग जो वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें भी सुरक्षित भारत में लाया जाए। जी नंदिनी, क्या लगता है इस पूरे प्रयास में ये भी एक बहुत साफ संदेश जाता है कि सिख समुदाय सनातन के बड़े परिवार का एक ऐसा हिस्सा है जो भले ही सीमाओं से बहुत दूर हो, लेकिन वो आज भी भारत के दिल के बहुत नजदीक हैं? नंदिनी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? श्याम सुंदर और नंदिनी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए, शुक्रिया। और आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। पंजाब कांग्रेस में पार्टी आलाकमान के हस्तक्षेप के बाद भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार अमरिंदर सिंह मंत्रिमंडल के 4 मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, सुखजिंदर रंधावा, सुखविंदर सिंह सरकारिया, चरणजीत चन्नी और पंजाब कांग्रेस के महासचिव परगट सिंह बगावत पर उतर आए हैं। बागियों ने अमरिंदर सिंह पर चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। बागियों ने हाईकमान से अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से तत्काल हटाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि अमरिंदर सिंह को हटाने की मुहिम में इन मंत्रियों के साथ करीब 20 विधायक और कुछ पूर्व विधायक हैं। चारों बागी मंत्री पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत से मिलने आज देहरादून पहुंच गए। हरीश रावत से मिलने के बाद ये सभी दिल्ली आकर कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात करेंगे। 4 साल बीत गए, बहुत अच्छी तरीके से चल गया था, लेकिन क्या पहलू अचानक ऐसी स्थिति क्यों आई है जिससे विधायकों के एक बड़े हिस्से में
कुछ नाराज़गी है, तो हम इसका देखेंगे, इसका कारण निकालेंगे, उसका समाधान करेंगे। और इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अजय विक्रम सिंह। अजय विक्रम सिंह, हालांकि हरीश रावत का ये कहना है कि 4 साल बड़े बढ़िया से निकल गए हैं, लेकिन क्या लगता है कांग्रेस के लिए अंतर्कलह पंजाब एक ऐसा विषय हो गया था जो लगातार उसमें विवाद रहा और अब ये संकट ज्यादा बड़ा हो गया है। अब हाईकमान को चुनाव करना है, अमरिंदर सिंह या फिर नवजोत सिंह सिद्धू। अगर हम संकट की बात करें तो ये कांग्रेस के लिए अभी भी संकट बना हुआ है। इसको हल करने के प्रयास किए गए, लेकिन उसका कोई हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। कांग्रेस ने जब पहले ये संकट हुआ था सिद्धू के साथ, तो एक 13 सूत्री आला कमान ने एक फॉर्मूला बनाया था और वो अमरिंदर सिंह को कहा था कि जो 13 सूत्री मांगे हैं उसको पूरी की जाए। उन्हीं मांगों में से कुछ मांगों को लेकर ये जो 4 मंत्री एक बार फिर से बगावत पर उतरे हैं, उन्हीं मांगों को लेकर हैं, जिसमें से खास तौर पर मांग है जो बिजली की समस्या है, जो पावर टैरिफ का मामला है, जो एसटी जो दलित समुदाय है उससे जुड़ा हुआ मामला है, और जो ड्रग ट्रैफिकिंग का जो मामला है। इन 3 मामलों को लेकर काफी मुखर हुए हैं और इनका कहना है कि चुनाव में जो वायदे किए थे अमरिंदर सिंह ने, उन वायदों को लेकर हम चुनाव लड़े थे, लेकिन हम अभी तक उसे पूरा नहीं कर पाए, तो अब हम जनता के बीच में किस मुंह के साथ जाएंगे। ये तर्क है इन मंत्रियों का, जो 4 मंत्री बगावत पर हैं। और इसके साथ ही साथ जो मेरी जानकारी है, इनके साथ 20 विधायक हैं और कुछ पूर्व विधायक हैं। उनको अगर संख्या मिला लें तो 34 ऐसे नेता हैं जो अभी मुखर हुए हैं। अमरिंदर सिंह के साथ कल एक बैठक हुई है, जिसमें से 7 विधायक ऐसे हैं जिनकी लिस्ट जारी की गई थी, हस्ताक्षर जारी किया गया था। अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री कार्यालय से कहा गया कि ये 7 विधायकों से फर्जी तरीके से दस्तखत कराए गए हैं। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि एक जो खेमा है कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ और कैप्टन अमरिंदर के पक्ष में, इन दोनों को लेकर अभी सब हरीश रावत के पास गए हुए हैं। हरीश रावत से मुलाकात करने के बाद ये वापस दिल्ली आएंगे और सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। अभी जो मुझे जानकारी मिली है वो ये मिली है कि बैठक के भीतर हरीश रावत ने ये कहा है, जो नाराज और बागी मंत्री और विधायक हैं उनसे साफ तौर पर कहा है कि 2022 का चुनाव अमरिंदर सिंह के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा और अमरिंदर सिंह को बदले जाने की कोई भी संभावना नहीं। एवी सिंह, इस तरह की अंतर्कलह हम कांग्रेस जहां जहां सत्ता में आई है वहां देखा गया। मध्य प्रदेश में हमने देखा जब कमलनाथ मुख्यमंत्री हुए तो उस अंतर्कलह का हर्ष क्या हुआ वो सबके सामने है। राजस्थान में भी यही दिखाई दिया, वहां पार्टी थोड़ी बहुत सफल दिखाई दी उसको शांत करने के लिए। लेकिन जो पंजाब में हो रहा है, क्या आपको लगता है कि पंजाब में चुनाव से पहले ये अंतर्कलह पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, और वो नुकसान किस किस मायनों में दिखाई देता है? जी बिल्कुल, अगर पार्टी के जो अन्य नेता जो दिल्ली में बैठे हुए नेता हैं, वो इस बात को खास तौर से कह रहे हैं कि इस तरह की अंतर्कलह पर अगर अभी भी लगाम नहीं लगी तो इसका नुकसान होना पंजाब के चुनाव में तय है। 2022 में चुनाव होने हैं और चुनाव के पहले अभी सिद्धू को लेकर, अब फिर अमरिंदर सिंह को लेकर एक नया गुट तैयार हो गया है। और ये भी जो पंजाब से चुने हुए सांसद हैं, अगर हम याद करें कि जब ये संकट शांत हुआ था उस समय में भी पंजाब से चुने हुए सांसदों ने भी अपनी बैठक की थी और उन्होंने आलाकमान को सिद्धू को अध्यक्ष न बनाए जाने की बात कही थी। तो ये कई गुट हैं जो कांग्रेस के भीतर उभरे हुए हैं और कांग्रेस का ये जो गिरावट आ रही है लगातार, उसका एक इतिहास साफ तौर पर देखने को मिलता है। अगर उसका विश्लेषण करें तो जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की हालत खराब हुई है उसमें आपस की गुटबाजी ही वजह रही है। और अभी भी जिन राज्यों में कांग्रेस है भी, वहां भी जहां सत्ता के बाहर कई सालों से है, वहां भी भले वो सत्ता में हो ना हो, लेकिन गुटबाजी चरम पर रहती है। तो इस लिहाज से गुटबाजी कांग्रेस का एक बहुत बड़ा संकट बना हुआ है और हाईकमान की तरफ से तमाम कोशिशें नाकाम होती दिख रही हैं। अगर उसको समय रहते नियंत्रित न किया गया तो पंजाब के लिए भी एक संकट हो सकता है। और बहुत संक्षेप में एक बात कहूंगा कि आपने सभी राज्यों का बताया, छत्तीसगढ़ भी उससे छूता नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ के मामले को लेकर भी कल बैठक हुई थी। टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री बघेल यहाँ पर आए थे और उनके बीच में बात हुई। अंदर की बात तो नहीं निकली, लेकिन वहां भी अभी संकट बरकरार रहते। इस लिहाज से हम समझ सकते हैं कि संकट को नियंत्रित करने की अभी कोई जो फ्रेमवर्क है वो नहीं दिख रहा और ये भी नहीं दिख रहा कि केंद्रीय नेतृत्व तक को मानने को तैयार नहीं है जो क्षेत्रीय नेता है। जी अजय विक्रम, अंत में बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, जिन 4 राज्यों का हम लोगों ने जिक्र करा उसमें पंजाब किस तरह से अलग माना जा रहा है? 2 गुट जो देखे जा रहे हैं, अमरिंदर सिंह के तमाम अगर बयान कैप्टन अमरिंदर सिंह के देखें तो वो कोविड से लेके अन्य तमाम बयान ऐसे दिखाई देते हैं जो देश हित में दिखते हैं। वहीं दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू के तमाम ऐसे बयान दिखाई देते हैं जो पाकिस्तान से नजदीकी दिखाते हैं। क्या ये एक बड़ी चुनौती हाईकमान के सामने दिखाई देती है?
जी बिल्कुल, ये बयानबाजियां भी एक बहुत बड़ी वजह हैं। अब अमरिंदर सिंह ने बहुत सधे तरीके से 4 साल सरकार चलाई है, 4.5 साल के करीब, और अमरिंदर सिंह की एक एक्सेप्टेबिलिटी है पंजाब के भीतर। ये कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी जानते हैं कि उनका अपना एक प्रभाव है। लेकिन ये बात जरूर है कि अमरिंदर सिंह की कुछ शिकायतें थी, जिन शिकायतों का हल निकाला जाना जरूरी था। उन शिकायतों का भी हल नहीं निकाला गया और अमरिंदर सिंह की भी नाराजगी कांग्रेस पार्टी को झेलनी पड़ सकती है। तो इन दोनों के बीच में जो दो किनारे हैं, उन दोनों किनारों के बीच में कोई भी सामंजस्य बनता हुआ नहीं दिख रहा है। एक तरफ अमरिंदर सिंह को नाराज करके पार्टी को जो नुकसान होगा उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा, ये तो पार्टी चुनाव में देखेगी। और दूसरी तरफ जिस गुट को प्रेशर दिया जा रहा है एक ग्रुप के जरिए, वो अपने बयानबाजियों के जरिए लोगों के बीच अपना आधार खोता हुआ चला जाएगा। अगर इस तरह के बयान लगातार चलते रहे तो निश्चित तौर पर ये जो स्थितियां हैं, इस पर नियंत्रण कर पाना अभी तक तो नहीं दिख रहा है कि कोई भी नियंत्रण होगा। इसी वजह से आज हरीश रावत ने बैठक के बीच में ये बात कही कि अमरिंदर सिंह को किसी हालत में नहीं बदला जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि अमरिंदर सिंह अभी भी वहां की मजबूरी बने हुए हैं और इसके साथ ही साथ अमरिंदर सिंह का जो विकल्प है वो जो तैयार किया गया है वो अभी उस स्तर पर अपने को तैयार नहीं कर पा रहा है जो 2022 के चुनाव में अपने को तैयार कर सके। जी हाँ, बिल्कुल 2022 में पता चलेगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मजबूरी है या मजबूती है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय विक्रम इस पूरी जानकारी के लिए। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार के अथक प्रयासों से कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 37,593 नए मामले सामने आए, जबकि 34,169 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिससे अब तक देश में 3,17,54,281 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 3,22,327 रह गए हैं। वहीं रिकवरी रेट अब बढ़कर 97.67% हो गई है। और देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 61,90,930 टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं, जिसमें अब तक देश भर में 59,55,04,593 टीकाकरण हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्यों को कोविड वैक्सीन लगातार मुहैया करा रही है और राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर शिक्षकों का टीकाकरण कराना चाहिए। अपने एक ट्वीट संदेश के जरिए केंद्रीय मंत्री ने कहा, इस महीने हर राज्य को वैक्सीन उपलब्ध करवाने की योजना के अतिरिक्त 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई जा रही है। हमने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि 5 सितंबर को मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस से पहले सभी स्कूली शिक्षकों को प्राथमिकता देकर वैक्सीन लगाने का प्रयास करें। वहीं मध्य प्रदेश में आज से 2 दिवसीय कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान का दूसरा चरण जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में कोविड टीके की पहली और दूसरी डोज दी जाएगी। अभियान को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन महाअभियान के दूसरे चरण को सफल बनाने के लिए घर घर जाकर ग्राम पंचायत, सांसद, विधायक संपर्क करें। गांव और शहरों में लोगों को टीकाकरण के प्रति जागरूक किया जाए। जागरूकता के लिए सोशल मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग करें। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना का टीका जीने का सलीका है। टीकाकरण और अनुकूल व्यवहार ऐसे 2 अस्त्र हैं जिनके माध्यम से हम कोरोना के असर को कम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में सुबह 11 बजे तक 2,58,000 वैक्सीन की डोज लगाई गई। अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। अजीत, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे इस महाअभियान के तहत क्या क्या नई चीजें की जा रही हैं जिससे कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा संपर्क हो, ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण को सफल बनाया जा सके, लोग इस अभियान से जुड़े। जी बिल्कुल, देखिए इस दूसरी चरण का जो अभियान है, महाअभियान है वैक्सीनेशन को लेकर, इसको लेकर लगातार जो है प्रशासन शासन के स्तर के साथ साथ सामाजिक स्तर पर जो सामाजिक संगठन है उनको भी जोड़ने का प्रयास किया गया है। साथ ही धर्म गुरुओं से भी अपील कराई गई है। इसके अलावा जो है 1 लाख से ज़्यादा जो है कोविड वैक्सीनेशन वॉलंटियर जो है वो पंचायत स्तर तक जो तैनात किए गए हैं। साथ ही ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर कि सभी तरह की सुविधाएँ वहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। वहाँ पर 24 घंटे आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इसके अलावा कोशिश की गई कि जो दिव्यांग
दिव्यांगजन आते हैं वैक्सीनेशन सेंटर में, उनको कोई समस्या ना हो, वृद्धजनों को कोई समस्या ना हो, इसके यहाँ पर प्रयास किए गए हैं। उनके लिए पूरी तरह से अलग काउंटर बनाए गए हैं कि वहाँ पर जाकर वो आसानी से अपना वैक्सीनेशन करा सके। साथ ही करीब 32,000 के करीब जो है मोबिलाइजर वहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो कि लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक लाने ले आने का काम करेंगे। तो पूरी कोशिश है कि सभी समाज के सभी वर्गों का सरकार की सभी मशीनरी का उपयोग करते हुए इस कोविड टीकाकरण के महाअभियान को सफल बनाना है, और ये लगातार सफल बन भी रहा है। अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार करीब 7 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन आज मध्य प्रदेश में कोविड का हो चुका है महाअभियान के दूसरे चरण में। अगर हम बात करें तो 30 लाख से ज़्यादा के वैक्सीनेशन का लक्ष्य जो है वो सरकार ने रखा है, और कोशिश की जा रही है कि पहला और दूसरा दोनों डोज जो है इन 2 दिनों में लगाए जाएंगे, 25 और 26 अगस्त को। और जो 1 जून जो पहला चरण था मध्य प्रदेश में कोविड महाअभियान वैक्सीनेशन महाअभियान का, जिसमें कि 17 लाख जो है वैक्सीन की डोज लगाई गई थी, उस रिकॉर्ड से भी आगे जो है बढ़कर जो है वैक्सीनेशन जो है कराने का लक्ष्य मध्य प्रदेश सरकार ने रखा है। और इसमें समाज के सभी वर्गों का, सभी समुदायों का, सभी जो यहाँ पर लीडर्स हैं, सोशल लीडर्स हैं, उनका जो है उनका भी सहयोग लिया जा रहा है, उनसे भी अपील कराई जा रही है। जिले से लेकर ग्राम पंचायत लेवल तक में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ पर लोगों को तैनात किया गया है, और कोशिश की जा रही है कि कोई भी जो भी पात्र है वैक्सीन लगाने के लिए वो इस वैक्सीनेशन से ना छूटे। और इसलिए 30 लाख का लक्ष्य जो है 2 दिन में पूरा करने का एक चुनौती सरकार ने रखी अपने सामने। जी अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सीधे लिए चलते हैं आपको कैबिनेट ब्रीफिंग में इस समय। नमस्कार मित्रों, आज के कैबिनेट की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में साधारणतः एक प्रमुख फैसला हुआ, जिसमें फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP जो शुगर केन पे दिया जाता है उसको बढ़ाकर अब 290 रुपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया, जो 10% रिकवरी के ऊपर आधारित होगा। जब रिकवरी 10% से अधिक हो जाती है तो उसका प्रोपोर्शनेट 0.1% इंक्रीज के लिए, हर 0.1% इंक्रीज के लिए अधिकांश 2 रुपए 90 पैसे प्रति क्विंटल और दिया जाता है, और न्यूनतम बेसिक जो प्राइस मिलती है उसको भी 9.5% पर रोका गया है कि 9.5% से कम अगर किसी किसान का रिकवरी होती है तो 9.5% पे ही आधारित उनको 275 रुपए 50 पैसे प्रति क्विंटल उनको भी मिलेगा, अगर 9.5% से नीचे भी हो तो। खुशी की बात यह है कि हमारे देश के किसानों ने अब काफी रिकवरी बढ़ाने का काम देश भर में किया है। आधुनिक टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करना, नए प्रैक्टिसेस को और बड़े रूप में लागू करके अब हम सभी देश भर में देख रहे हैं कि रिकवरी सुधर रही है। शुगर केन के जो रिकवरी शुगर और बाकी चीजों में होती है। साथ ही साथ पिछले वर्ष एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड हुआ है, लगभग 70 लाख टन का एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं, जिसमें 55 लाख टन तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुके हैं, 15 लाख टन पाइपलाइन में है। सरकार ने इसके लिए भी काफी सुविधा दी थी, जो मार्केटिंग और ट्रांसपोर्ट अलाउंस लगता है जिससे शुगर केन एक्सपोर्ट होने में सुविधा होती है, उसके माध्यम से केंद्र सरकार ने हमारे किसानों को जल्द से जल्द उनके गन्ने का भुगतान हो जाए, उसको मद्देनजर रखते हुए शुगर एक्सपोर्ट को भी प्रोत्साहन दिया। साथ ही साथ इथेनॉल का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पहले 3 वर्ष में जहां कुल मिला के 22,000 करोड़ इथेनॉल की वजह से एडिशनल पैसा हमारे गन्ना किसानों को मिला था, वहीं पिछले साल अकेले 1 साल में 15,000 करोड़ इथेनॉल की वजह से गन्ना किसानों के भुगतान समय पे होने के लिए इथेनॉल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उसकी इस्तेमाल को लगातार बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। अभी लगभग 7.5-8% पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट होती है, ब्लेंडिंग होती है, और अगले 2.5 से 3 वर्ष में अनुमान है कि ये बढ़ के लगभग 20%
पेट्रोल में ब्लेंडिंग हो जाएगा इथेनॉल का। यानी आज जो 15,000 करोड़ रुपए इथेनॉल की वजह से किसानों को मिल रहा है इस क्षेत्र में, जिससे लगातार सुधार भी हो रहा है, रिकवरी अच्छी मिल रही है, वही बढ़ के 40,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से इस सेक्टर को मिलेगा और उसके कारण हमारे गन्ना किसानों को समय पे पैसा भी भुगतान हो पाएगा और हमारे जो उपभोक्ता हैं उनके ऊपर भी जो बोझ है या जो शुगर की प्राइस है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक प्रकार से केंद्र सरकार ने दोनों हितों को संभाला है, उपभोक्ता के हित को भी संभाला है कि उनको महंगा चीनी ना खरीदना पड़े और किसानों के हित को भी संभाला है कि उनको समय पे अपने गन्ने का भुगतान हो पाए। एक और बात इस विषय में नोट करने लायक है, देखने लायक है कि पिछले वर्ष, आज से 2 साल पहले का आंकड़ा ले अगर 19-20 का, तो लगभग 76,000 करोड़ 76,000 करोड़ कुल गन्ना किसानों का भुगतान करना था, पेमेंट करना था। उसमें से 75,700 करोड़ ऑलरेडी पे हो चुका है। तो यानी सिर्फ 142 करोड़ 142 करोड़, ये तो कोई टेक्निकल कैलकुलेशन वगैरह का विषय भी हो सकता है, उतना ही बाकी है भुगतान करना 19-20 वर्ष का। जो 20-21 वर्ष खत्म हुआ उसमें 91,000 करोड़ 91,000 करोड़ का भुगतान करना था गन्ना किसानों को। उसके सामने 86,000 करोड़ 86,000 करोड़ का भुगतान हो चुका है और ये दर्शाता है कि कैसे केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं के कारण अब गन्ना किसानों को पहले की भांति सालों साल अपने भुगतान के लिए संघर्ष या रुकना नहीं पड़ता है। आपको याद होगा एक जमाना जब गन्ना के भुगतान के लिए वर्षों तक लोग रुके रहते थे, लोग फंसे रहते थे, भुगतान बहुत डिलेड होता था, कई बार साल 2 साल 3 साल बाद भी भुगतान हुआ करता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लगातार इस विषय में चिंता रही है कि हमारे गन्ना किसानों को समय पे भुगतान मिले और उसी के परिणाम स्वरूप इथेनॉल को प्रोत्साहन देना, एक्सपोर्ट को सपोर्ट करना, जब जरूरत पड़े तो बफर स्टॉक के माध्यम से अधिक पैसा शुगर इंडस्ट्री को मिले, जिससे और वो पैसा सीधा किसानों के खाते में जाए। तो अलग अलग प्रकार से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि समय पे हमारे गन्ना किसानों को भुगतान मिले। अब वर्ष 1 अक्टूबर से फिर गन्ना किसानों का अपना उत्पादन बिकना शुरू हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि इन सब प्रोग्रेसिव नीतियों के कारण गन्ना किसानों को इस साल भी अच्छी अपनी कीमत मिलेगी। ये उल्लेखनीय है कि CACP जो कैलकुलेट करती है सब कॉस्ट को और उसके ऊपर क्या रिटर्न होना चाहिए, उसके अनुमान के हिसाब से जो मार्जिन मिलता है किसानों को अलग अलग प्रोडक्ट्स पे, हमने एक तय किया था स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशन पे कि 50% कम से कम कॉस्ट के ऊपर किसान को पे किया जाए। ये उल्लेखनीय है कि आज के इस 290 रुपए के फैसले से जो किसानों को उनके खर्चे के ऊपर पैसा मिलेगा, द अमाउंट दे विल रिसीव ऑन टॉप ऑफ देयर कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग शुगर केन, वो 87% हो जाएगा। 87% रिटर्न होगा ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये अपने आप में दर्शाता है कि बाकी सब फसलों से एक प्रकार से ज्यादा FRP के माध्यम से हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारे गन्ना किसानों को अच्छा दाम मिले। 87% ओवर दी A2+FL कॉस्ट, ये मार्जिन सुनिश्चित किया गया है। एक और विषय जो दर्शाता है कि कैसे हम गन्ना किसानों को लाभ दे रहे हैं, वो है जो कुल कीमत गन्ना की है चीनी की कीमत के निस्बत। व्हेन यू टेक द कंपैरिजन of the total sugar price and the value of sugar cane in that, तो वो भी लगातार
बढ़ते जा रही है और भारत शायद एकमात्र देश होगा जहां पे लगभग 89% और अब आज के इस फैसले के बाद वो 91% शुगर प्राइस का गन्ना के किसानों को मिलेगा फॉर द शुगर केन प्राइस। ये विश्व के स्तर पे अगर देखें तो लगभग 70 से 75% शुगर प्राइस का गन्ना किसानों को मिलता है। भारत में गन्ना किसानों को और ज्यादा प्राइस मिले उसकी चिंता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है, जिसके कारण लगभग 90% जो शुगर की रिकवरी होती है वो दाम गन्ना किसानों को मिलेगा। और इस चीज को मेकअप करने के लिए इथेनॉल, एक्सपोर्ट, इन सब माध्यमों से हमने एक प्रकार से शुगर इंडस्ट्री को भी संभाला है, गन्ना किसानों को भी समृद्ध बनाया है और साथ ही साथ कंज्यूमर उपभोक्ता के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं पड़ने दिया। तो ये एक प्रधानमंत्री जी के काम करने की एक विशेषता जो हमने बहुत सारे क्षेत्रों में देखी है। द बैलेंस, द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन interests of our farmers, of our consumers, and to ensure the organized industrial activity, ये सबको सुनिश्चित करते हुए आज का निर्णय लिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. We will now take some questions on cabinet decision. Number 22. सर, मैं लक्ष्मण हूँ CNBC आवाज से। मेरा सवाल ये है कि गन्ने की FRP में जो 5 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, इस बढ़ोतरी से गन्ना किसानों को अगले शुगर सीजन में कुल कितना अतिरिक्त FRP यानी पैसा मिल पाएगा? दूसरा सवाल, जो लगभग इस वर्ष 90-91 हजार करोड़ रुपए मैंने अभी बताया, अनुमान है कि अगले वर्ष वो 1 लाख करोड़ रुपए हो जाए। दूसरा सवाल यह है कि गन्ने की FRP के आधार पर आमतौर पे एथेनॉल की कीमत और चीनी की MSP तय होती है, तो क्या आने वाले दिनों में जिस तरीके से हमने FRP बढ़ाया उसी तरीके से एथेनॉल की कीमत वो फॉर्मूला ड्रिवन है। जो पेट्रोलियम कंपनीज ने ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट किया है इथेनॉल का, वो एक फॉर्मूला ड्रिवन है। फॉर्मूला के हिसाब से वो कीमत लगातार रिवाइज होती रहती है। 116। अगर हम बात करें कैबिनेट नहीं, उसी से जुड़ा हुआ है सर, उसी से जुड़ा हुआ है। उसमें ज्यादातर जो है वेस्ट यूपी से गन्ना किसान है और जो आप लोगों ने FRP बढ़ा दिया है 5 रुपए और लगभग 86,000 करोड़ का पेमेंट भी हो चुका है 20-21 में, तो आपको क्या उनसे अपील करेंगे और आपको उम्मीद है कि वो वापस लौटेंगे? क्योंकि गन्ने की कीमत एक बड़ा इशू था उनके लिए। आज तो कैबिनेट में ये निर्णय हुआ है, इसके ऊपर कोई सवाल हो तो हम जवाब दे सकते। 156। सर, ये आप गन्ने की कीमत बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो विरोधी पार्टियां हैं, प्रियंका गांधी, उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है उत्तर प्रदेश में गन्ने की कीमत नहीं बढ़ी है, जबकि पंजाब सरकार ने गन्ने की कीमत बढ़ाई है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो, उनकी अपनी स्टेट एडमिनिस्ट्रेड प्राइस रहती है, तो वो स्टेट का विषय है। हम जो FRP तय करते हैं वो एक राष्ट्रीय स्तर पे FRP तय होती है। स्टेट्स जो इसको फॉलो करते हैं उस पे FRP लागू होता है, बाकी कुछ स्टेट्स अपने आप तय करती हैं। नंबर 58। सर, ये गन्ने का बकाया जो है खासतौर से चीनी मिलें जो वेस्ट यूपी में है, काफी बकाया है। मास्क उतार के बोले तो समझ में आएगा। सर, ये गन्ने का जो बकाया है और खासतौर से गन्ने की कीमत जो वेस्ट यूपी के किसान हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है हाल के दिनों में, और चीनी मिलों ने उनका दाम नहीं चुकाया है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतें आई हैं। तो ये कोई आंकड़ा है सरकार के पास कि क्या कितना चुकाया गया है गन्ना किसानों को और कितना उनका बकाया है? आप शायद वो दिन भूल रहे हैं जब एक जमाना था कि सालों साल तक यूपी की चीनी मिलें गन्ना किसानों को अपना पैसा नहीं दिया करती थी, संघर्ष करना पड़ता था, सड़कों पे आना पड़ता था अपना पैसा रिकवर करने के लिए। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने लगातार इस विषय को अपने पूरे कार्यकाल में बहुत संवेदना के साथ
और बहुत सख्ती से इस विषय के ऊपर चिंता की और हर वर्ष उन्होंने सुनिश्चित किया कि समय पे गन्ना का भुगतान हो जाए। मेरे पास जो आंकड़ा है 24 अगस्त तक का, उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश में लगभग 120 चीनी मिलें ऑपरेट करती हैं और उन्होंने कुल पिछले वर्ष 2021 में 1026 लाख टन अंदाजन केन क्रश किया था। उनकी रिकवरी 10.77% थी एवरेज में और शुगर प्रोडक्शन 110 लाख टन 2020-21 में किया गया है। इसमें जो केन ड्यूज देने की बात थी वो 2020-21 में टोटल जो केन ड्यूज ऑलरेडी पे हो चुके हैं वो लगभग 27,000 करोड़ रुपए है और जो बैलेंस अभी बाकी है उसको भी जैसे जैसे ये एक्सपोर्ट रियलाइजेशन आएगा, जैसे जैसे गन्ना शुगर वहां से निकलेगा, उसको जल्द से जल्द पे करने के लिए यूपी की सरकार प्रतिबद्ध है। 15 शिशिर। बकाया अभी के डेटा के हिसाब से लगभग पहले से तो काफी कम है। एक जमाना हुआ करता था जब इसी पीरियड में 12, 15, 20 हजार तक बकाया होता था, 20,000 करोड़ तक। आज के दिन कंपेयर टू दोज ओल्ड डेज 6,399 करोड़ बकाया है। तो एक प्रकार से एक तिहाई हो गया जो पहले 2017 के पहले बकाया होता था, उसके कंपैरिजन में कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड में वो इतना घट गया है और ये भी जैसे जैसे एक्सपोर्ट बढ़ रहा है ये अपने आप लगभग जीरो हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का आपको ध्यान होगा पहले 2-2, 3-3 साल तक पे नहीं होता था। उत्तर प्रदेश का 2017-18, 18-19 और 19-20 तीनों वर्ष का कोई बकाया नहीं है, पूरा पैसा पे हो गया। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि उत्तर प्रदेश में 19-20 तक पूरा पे हो गया है, कोई बकाया पुराना बाकी नहीं है। Sir, good afternoon, sir. Shishir here. Sir, just a small query. Since the FRP has been revised, so will there also be revision in minimum statutory price for sugar? Because I believe that both are interlinked. Not necessarily, since we are giving lot of support through increased ethanol production and procurement, and we are giving support through the mechanism of supporting exports. Earlier we had also used the buffer stock mechanism. Different states also come out with some additional incentives. Considering all of these factors, we do not see any reason for, at the present moment, increasing the selling price. And therefore you will find that the market has been very stable and sugar has not seen any significant increase. If at all, I think they have not seen any increase in the domestic market. Thank you. Sir, और कुछ? Thank you. Thank you, friends. We close the press conference now. चैनल ने आए, पत्रकार तो पुराने ही हैं। प्रश्न ऐसा क्यों आ रहा है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद जो फैसले लिए गए उनका ब्यौरा दे रहे थे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। उन फैसलों में सबसे साफ दिखाई दिया है कि गन्ना किसानों को बड़ी राहत दी गई है। गन्ने पर एफआरपी को बढ़ाया गया है। एफआरपी को बढ़ाकर अब 290 रुपए करने का फैसला लिया गया है। गन्ने की लागत पर किसानों का 87% लागत निकल सकेगा, जिसका मतलब है कि गन्ना किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी। इसी के साथ साथ शुगर की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होगी। किसानों के हित में लिया गया ये भी फैसला है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री ने कुछ तथ्य जो सामने रखे, उसमें यह भी उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ है, गन्ने का जल्द से जल्द भुगतान हो रहा है, इथेनॉल के इस्तेमाल में भी बढ़ोतरी हुई है। इस समय 7.5 से 8% पेट्रोल में इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। आने वाले समय में
ये जो बदलाव इथेनॉल के इस्तेमाल में देखा जा रहा है, ये इस प्रतिशत को भी बढ़ाएगा। यानी कि आज के फैसले मुख्य रूप से गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखकर लिए गए हैं, जिनका एक बड़ा असर आने वाले सीजन में दिखाई देगा। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें। देखते रहिए DT न्यूज़। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। आओ बच्चों तुम्हें सिखाए भाषा स्वाभिमान की, आत्मनिर्भर बनेगा भारत, बातें होगी शान की, आत्मनिर्भर हम, आत्मनिर्भर हम। बच्चों, मैं भी आत्मनिर्भर बनूंगी, पर कैसे? लोहा तांबा खनिज मिले सब इस धरती के आंगन में, इतना आशीर्वाद छुपा है इस धरती के कण कण में, हर एक जरूरत अपनी खुद ही जब पूरी कर पाएंगे, आत्मनिर्भर भारत की हम तब बुनियाद बनाएंगे, आत्मनिर्भर हम। संकल्प है हमारा कि धरती के ये आशीर्वाद हम देश की सेवा में ला सकें, देश की जरूरतों के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए। वेदांता। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। पेगासस मामले में बंगाल सरकार के आदेश पर गठित जस्टिस लोकुर आयोग फिलहाल कोई जांच नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि जब तक कोर्ट इस मामले पर सुनवाई नहीं कर लेता, आयोग जांच शुरू नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज दोनों पक्षों से कहा है कि वह मुख्य मामले के साथ ही सुनवाई करने के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में बंगाल सरकार के आयोग गठित करने के फैसले को चुनौती दी गई है। अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड के कमांडर एडमिरल जॉन एक्विलियोन भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। एडमिरल को साउथ ब्लॉक में एक ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वह भारत की सेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह के साथ बातचीत करेंगे। उनकी यात्रा क्वाड नेवी द्वारा पश्चिमी पैसिफिक महासागर में मालाबार नामक संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजित करने से एक दिन पहले हुई है। और मिड डे प्राइम में आगे बढ़ने से पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए DT न्यूज़। आओ बच्चों तुम्हें सिखाए भाषा स्वाभिमान की, आत्मनिर्भर बनेगा भारत, बातें होगी शान की, आत्मनिर्भर हम, आत्मनिर्भर हम। बच्चों, मैं भी आत्मनिर्भर बनूंगी, पर कैसे? लोहा तांबा खनिज मिले सब इस धरती के आंगन में, इतना आशीर्वाद छुपा है इस धरती के कण कण में, हर एक जरूरत अपनी खुद ही जब पूरी कर पाएंगे, आत्मनिर्भर भारत की हम तब बुनियाद बनाएंगे, आत्मनिर्भर हम। संकल्प है हमारा कि धरती के ये आशीर्वाद हम देश की सेवा में ला सकें, देश की जरूरतों के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए। वेदांता। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समय संवाददाताओं से प्रेस वार्ता में बात कर रही हैं। The field formations with the Principal Commissioner of Income Tax in the morning. Officials of the CBDT were all with us. Post that, we also had a interaction again with the CBIC through the board members being with us and also the Principal Chief Commissioners. So the morning we had a lot of interactive communication with officials dealing with income tax and other direct tax issues. And in the afternoon, it was on customs and GST related issues. It was a good blend of senior officials and absolute freshers as well.
So it was a free interaction with the Revenue Secretary obviously speaking. I also spoke, but they were an open session also, wherein irrespective of the number of years in service, we had inputs coming from officials who were at various levels in the field, as they say. Post that, in the evening yesterday, we had a high tea and again a closed door. In that the media was not present there. Interaction with the industry leaders. If that was yesterday, today in the morning I've had a detailed annual review with the public sector banks and their chiefs. Again, there was a free interactive session with the Secretary, Department of Financial Services, Debashish Panda, being with me. He also was accompanied by Pankaj Jain and also Amit Agarwal, additional secretaries from the ministry. There again, there was a detailed discussion. Each of the banks together have given me through the IBA presentation on where all of their performances. In fact, after that we had a detailed interactive session where both Debashish and myself have very clearly laid out the picture of the government's various schemes which are going on, particularly after the second wave, and also sort of reviewing what was announced through the Atmanirbhar Bharat, several announcements, how the banks have taken it all forward, and now post the second wave, the announcements which have been made, we would like the banks also to have their role to take it forward to the sections for whom they are designed and aimed at. Over and above that, clearly I've requested the banks to have at various regional levels interaction with export promotion agencies, with the chambers of commerce and industry, so that the requirement of exporters can all be timely, well addressed, and between public sector banks there should be some kind of a simple but yet a uniform approach, so that exporters are not made to run between one bank and another, scouting to see where the offer is better. So public sector banks have all been requested to have that interaction, not just with the export-oriented industries, but also with their chambers and with their Federation of Indian Exporters Organization, the FIO. Other than that, both Debashish